नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत के पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ये बयान तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद आया, जहां मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की। वहीं अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित बताया और रूसी तेल खरीद को अपनी जरूरत करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत चीन की ओर खिंच रहा है। मंत्रालय ने साफ किया कि मौजूदा टैरिफ विवादों के बावजूद भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत है और इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता बरकरार है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की पोस्ट पर कहा कि अभी हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है, यानी कि नो कमेंट्स, बाद में बताएंगे। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अमेरिका रिश्ता ठोस एजेंडे पर आधारित है और बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवैरो की भारत विरोधी टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि वो गलत और भ्रामक हैं। कुल मिलाकर भारत ने संयम बरतते हुए रिश्ते को सकारात्मक संदेश दिया है। मुंबई पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर बड़ा आतंकी धमकी संदेश मिला। संदेश में दावा किया गया कि शहर भर में 34 वाहनों में मानव बम लगाए गए हैं और 400 किलो आरडीएक्स से विस्फोट कर पूरा मुंबई दहलाया जाएगा। खुद को लश्कर जिहादी बताने वाले संगठन ने कहा कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। ये धमकी अनंत चतुर्दशी से ठीक पहले आई है, जब लाखों लोग गणेश विसर्जन के लिए सड़क पर उतरते हैं। पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच, एटीएस और साइबर टीम को जांच में लगाया और शहर भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। चेक पॉइंट बनाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में टोटी चोर विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर यूपी सरकार ने उनके पुराने सरकारी बंगले में नुकसान पहुंचाने के मामले में 8 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सरकार का दावा है कि बंगले से टोटियां, टाइल्स और फिटिंग्स तक गायब थीं। अखिलेश ने इन आरोपों को साजिश बताया और उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक किए जिन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी सरकार के दबाव में हुआ है और इसे राजनीति प्रतिशोध करार दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश ने जानबूझकर बंगला खराब किया और अब मुद्दे को घुमा रहे हैं। सालों पुराना ये विवाद अब फिर से चुनावी सियासत को गर्म मुद्दा बना चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक वायरल वीडियो को लेकर घिर चुके हैं, जिसमें वे सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन पर कार्रवाई कर रही महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को कथित तौर पर डांटते हुए सुने गए। विपक्ष का आरोप है कि पवार अवैध खनन को बचा रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। पवार ने सफाई दी कि उनका मकसद कानून में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि स्थिति को शांत रखना था। उन्होंने कहा कि पुलिस बल और खासकर महिला अधिकारियों के लिए उनके मन में गहरा सम्मान है। एनसीपी ने दावा किया कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रहा है। ये विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। बीजेपी ने इस बयान को आदिवासियों का अपमान बताया और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मांग की कि नेता माफी मांगे। कांग्रेस ने सफाई दी कि बयान का मकसद आदिवासियों की विशिष्टता उजागर करना था, न कि उन्हें हिंदू धर्म से अलग करना। आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रिया भी बटी हुई है। कुछ ने अलग पहचान की बात का समर्थन किया तो कुछ ने इसे अनावश्यक विवाद बताया। चूंकि राज्य में करीब 21% आबादी आदिवासी है, ये बयान चुनावी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। हरियाणा, दिल्ली के बाद अब आरएसएस बिहार में भी एक्टिव हो गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस की रणनीति के तहत बिहार के हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवक एक्टिव हैं। वे चाय की दुकानों, मंदिरों और घरों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संगठन ने वोटर्स की 3 लिस्ट बनाई है: पक्के वोटर, कंफ्यूज वोटर और रूठे वोटर। अब टीमें घर घर जाकर नाराज वोटरों को मना रही है और कंफ्यूज वोटरों को समझा रही है।
शिकायतें सुनने के लिए भी टीमें बनाई गई हैं। गांव की सड़क, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास जैसी समस्याओं को चुनाव से पहले हल कराने की कोशिश की जा रही है। महिला वोटर्स पर खास ध्यान है। महिला संगठन अलग अलग आयु वर्ग की महिलाओं से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं। इससे उम्मीदवार चुनने में मदद मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस 100 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा को देगा। हर सीट पर 3-3 नाम होंगे, साथ में रिपोर्ट कार्ड भी। कांग्रेस की केरल यूनिट के एक ट्वीट ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इस ट्वीट में बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी गई। ट्वीट में लिखा गया था कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप यानी कि सिन गुड्स नहीं माना जाएगा। ये ट्वीट हालिया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बीजेपी पर तंज कसने के लिए किया गया था। बाद में कांग्रेस ने ये पोस्ट हटा दिया, लेकिन इस बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी जेडीयू ने कांग्रेस पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले मोदी जी की मां का अपमान और अब पूरे बिहार का, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हदें पार कर चुकी है। क्या तेजस्वी यादव भी इस बयान से सहमत है? जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने इसे बेहद शर्मनाक बताया और तंज कसते हुए कहा कि बी का मतलब बीड़ी ही नहीं, बुद्धि भी है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के 3 दिन बाद बीजेपी सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को ज्यादा समय देना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जमीन पर एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों को असुविधा हुई, इसलिए आयोग को और समय देना चाहिए था। उन्होंने ये भी माना कि वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा का आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन राहुल गांधी को फायदा हो सकता है क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद बिहार में अच्छी पहचान और विजिबिलिटी मिली। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बाढ़ के कारण बने पंजाब के हालात पर भावुक नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से पंजाब के कई इलाके जलमग्न हैं। इस दौरान कई लोगों की जान भी गई है। इसी पर दिलजीत दोसांझ ने वीडियो में कहा कि आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु मर चुके हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि बाढ़ से जितने भी प्रभावित परिवार हैं वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राशन या पानी देकर ये समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। टैरिफ को लेकर भारत पर सख्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने इसे अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया। वहीं अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को घटाकर 15% कर देता है और टोक्यो से $550 बिलियन के निवेश का वादा करता है। व्हाइट हाउस ने एक्स पर जारी एक बयान में इस कदम की पुष्टि की। इस समझौते के तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15% का आधारभूत शुल्क लगेगा। ऑटोमोबाइल के लिए ये दर 27.5% से घटकर 15% हो जाएगा, जो जापानी वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने कहा है कि भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है रूस को उसकी आक्रामक युद्ध समाप्त कराने में। ये बयान ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लाइएन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता के बाद ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि ईयू प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लगातार संवाद को स्वागत करता है। ईयू ने भारत से अनुरोध किया है कि वो रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में मदद करे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वार्ता में इस संघर्ष को जल्द खत्म करवाने का प्रयासों पर विचार साझा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.